अस्सलाम वालेकुम। टुडेस टॉपिक ऑफ द वीडियो ओरल पैथोलॉजी इन्फेक्शंस ऑफ टीथ एंड बोन। इसमें हम लोग डेंटल केस जो है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। इसकी एपिडेमियोलॉजी और क्लिनिकल टाइप्स जो हैं आज की वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने डेंटल केस की जो डेफिनेशन आ जाती है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आप इसकी डेफिनेशन जो है वो गूगल से भी याद कर सकते हैं, अपने सर की स्लाइड्स जो हैं वहाँ से भी याद कर सकते हैं, लेकिन बुक के ऊपर भी अगर आप करना चाहते हैं तो बुक से आप ये वाला कर सकते हैं कि ये यूनिक फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन है इन विच स्पेसिफिक स्टेन्स जो होते हैं बैक्टीरिया के एक्यूमुलेट करते हैं ऑन द इनेमल सरफेस। ठीक है, और एलिब्रेट एसिडिक एंड प्रोटीयोलिटिक प्रोडक्ट्स दैट एनालाइज द सरफेस एंड डाइजेस्ट इज ऑर्गेनिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये भी आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं। ठीक है, गूगल के ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें जो है हमारे पास पीएच जो है आपको पता होनी चाहिए डेंटल केस का। मैं आपको कुछ थोड़ा सा ये बताऊंगी कि जो आपके ये कंटेम्प्रेरी बुक है इसके ऊपर बहुत सी चीज़ें मिसिंग है। ठीक है, केस के रिलेटेड, तो वो आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी स्लाइड से कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कैप्सन जो एक बुक है वहाँ से भी इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके जो टेबल्स हैं वो देख सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उनको इंस्टा पेज पे जो वो अपलोड कर दूँगी। ठीक है, आप वहाँ से भी उनको देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी आपने ये डेफिनेशन जो है वो याद करनी है। उसके बाद आपको पीएच का पता होना चाहिए। पीएच जो है इसकी हमारे पास होती है 5.6 से 7.4 तक। ठीक है, इसकी पीएच होती है। ठीक है, उसके बाद और सिक्रोज की वजह से ज़्यादातर हमारे पास केरीज आ रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें तो हमारे पास केरीज जो है रिस्ट्रिक्टेड होती हैं टू द हार्ड टिश्यूज़ ऑफ द इनेमल, डेंटिन और सीमेंटम पे। ठीक है, और अगर ये अनट्रीटेड रहेंगी तो हमारे पास पेनिट्रेशन, थोड़ा पल्प एक्सपोजर वगैरह हो जाएगा। ठीक है, पल्प तक जो है वो चली जाती हैं। उसके बाद एपिडेमियोलॉजी आ जाता है। एपिडेमियोलॉजी हम देखेंगे तो एपिडेमियोलॉजी जो है इसमें हमारे पास आ जाता है केरीज एक्टिविटी जो है इज़ इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी और जियोग्राफिकल एरिया इज़ क्लोजली कोरिलेटेड विद अमाउंट ऑफ शुगर consumed per capita. ठीक है, in the more industrialized countries where diet have traditionally high concentration of refined carbohydrates. ठीक है, refined carbohydrates की वजह से केरीज रेट जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, लेस देन इन द डेवलप्ड कंट्रीज। उसके बाद ट्रेंड टूवर्ड्स द प्रिवेंटिव मेजर्स अगर देखा जाए। ठीक है, तो जो हमारे पास फ्लोराइडेटेड वाटर है उसकी ग्रेटर एक्सेस होती है टू डेंटल केयर को, और बेटर और हाइजीन जो है वो हो सकती है। ठीक है, इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ में। उसके बाद हमारे पास देखा जाए तो इंक्रीज इन केरीज एक्टिविटी इन द लेस डेवलप्ड सोसाइटीज़। ठीक है, लार्ज डिफरेंस इन द केरीज डिक्रीज। तो ये जो ऊपर वाली लाइन्स थी कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जो है उसकी वजह से ज़्यादा केरीज जो है वो देखी जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है ससेप्टिबिलिटी टू डेंटल केरीज सिग्निफिकेंटली, मतलब कि डिफरेंट होती है हर जगह पे, यानी कि अमंग द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में हो सकती है, सॉरी इंडिविजुअल्स इसमें हो सकती है, एज ग्रुप से रिलेटेड होती है। ठीक है, टूथ सर्फेसिस से, जैसे कि इन द वेरी यंग देखा जाए तो व्हेन डाइट आर हाई इन सुक्रोज। ठीक है, एंड विदाउट एडुकेट प्रिवेंटिव प्रैक्टिस द पिट्स एंड फिशर्स ऑफ द फर्स्ट मोलर कॉमनली बिकम इन्वॉल्व होगा विद केरीज एंड विद इन द फर्स्ट 3 years of the ईयर्स आफ्टर द इरप्शन। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जो स्क्रोज का अगर डाइट में हाई कंटेंट है तो उसकी वजह से केरीज जो है वो ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो ज़्यादा केरीज आती हैं वो सेकंड मोलर्स जो हैं वहाँ पे भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग ओरल इन्वायरमेंट में देखते हैं इसके फैक्टर्स तो हमारे पास जो कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, और स्मूथ सर्फेसिस जो हैं हमारी मोलर्स की, ठीक है, और प्री मोलर्स की वो ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर इंटरप्रॉक्सिमल सर्फेस भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस देखें तो जो हमारे पास स्मूथ सर्फेसिस हैं इंटीरियर टीथ की, ठीक है, वो आल्सो डेवलप द लीगन्स। ठीक है, उसके बाद आपने इनमें चीज़ें याद रखनी है कि बैक्टीरिया कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास डेंटल केरीज में हमारे पास जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, एक्टिनोमाइसीज आ जाती हैं। तो इस तरह से आपने जो बैक्टीरियाज़ के नाम है वो आपने याद रखनी है। ठीक है, कौन कौन से आ जाते हैं वो भी मैं आपको जो है वो इंस्टा पेज पे अपलोड कर दूँगी एक पोस्ट। ठीक है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, आप मुझे बस कमेंट सेक्शन में याद करवा दीजिएगा, मैं ज़रूर उसको अपलोड कर दूँगी। आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिन्होंने फॉलो नहीं किया वो वहाँ पर भी जाके इंस्टा पेज फॉलो कर सकते हैं, मेडिकल स्टाफ SHF लिख के। ठीक है, और उससे भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो बैक्टीरियाज वैसे मैं बता देती हूँ, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स आ जाते हैं, लैक्टोबैसिलाई आ जाते हैं, एक्टिनोमाइसिस आ जाती हैं, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज जो हैं वो केस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स देखी जाए तो हमारे पास इसकी मेन जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स हैं। एक पिट्स एंड फिशर आ जाती है, स्मूथ सर्फेस आ जाती है, सीमेंटल एंड रिकरेंट। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे से फर्दर क्लासीफाई हुई हैं एक्यूट और क्रॉनिक रैम्पार्ट केरीज में। ठीक है, तो जो हमारे पास पिट एंड फिशर केरीज हैं वो हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप आ जाती है। ठीक है, हमारे पास क्या है मोस्ट कॉमन टाइप है जो कि क्लूजर और बक्कल सर्फेसिस पे होती है। ठीक है, आधा मोलर्स ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेंटिशन में आ जाती है। ठीक है, यानी कि क्लूजर सर्फेसिस पे ऑफ द प्रीमोलर्स और लिंगुअल सर्फेसिस ऑफ द मैक्सिलरी इंसाइजर्स। ठीक है, ये आपसे MCQs में ये आपसे MCQs में जो है वो पूछा जाता है। लाइक इन्होंने टूथ बताए होंगे। ठीक है, कि क्लूजर सर्फेस ऑफ प्रीमोलर पे या लिंगुअल सर्फेस ऑफ द मैक्सिलरी इंसाइजर पे है तो कौन सी केरीज होंगी, तो आपके पास पिट्स एंड फिशर केरीज आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं
मतलब कि यहाँ पे भी होती हैं लेकिन कम होती हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ओक्लूजर और बक्कल सर्फेसिस पे होती हैं, ठीक है। उसके बाद मोलर्स की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं दिस फॉर्म ऑफ केरीज इस मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि क्विकली चल जाती हैं इधर डेंटिन में, ठीक है। उसके बाद जाके यहाँ पे क्या होता है पल्प एक्सपोजर हो जाता है, इनके पल्प कि जब इन्वॉल्व हो जाएगी पल्प इन्फ्लेमेशन वगैरह आ जाएगी, ठीक है, तो तब क्या हो जाती है फिर सन फिशर केरीज जो है वो हमारे पास क्या है डिस्ट्रक्टिव केरीज का हो जाती हैं, ठीक है, नाम इसको हम देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्मूथ सरफेस केरीज। इसके साथ फिर सन फिशर केरीज जो हैं इसके साथ आप ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो ऐड करेंगे। तो इसके साथ आप ये जो डायग्राम के नीचे इसके पॉइंट्स लिखे हैं आप इनको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये डायग्राम बना के आप इसको भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें यानी कि हमारे पास स्मॉल ट्रायंगुलर शेप होती है। फिर सन फिशर जो एक्लूजस एनिमल पे देखें तो ग्रे ब्लैक अपीयर होती हैं, ठीक है। डेंटीन की एनवायरनमेंट में डार्क ब्राउन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रिपेरेटिव डेंटीन जो है उसकी डेपोजिशन हो जाती है, डेपोजिशन ऑफ द रिपेरेटिव डेंटीन, ठीक है। यानी कि ये इन्होंने जो डायग्राम में दिखाया हुआ है ना ब्लू डार्क वगैरह इस साथ में रिलेट करके इसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल अपीयरेंस देखें अगर हम लोग तो हमारे पास क्या होता है ब्लैक एरिया एक्सबिट होता है, डिसइंटीग्रेशन होती है एट द बेस ऑफ द फिशर्स पे, एंटी मिनरलाइजेशन एंड डीमिनरलाइजेशन वाइट ओपेक एरिया सराउंडिंग द एनिमल, ठीक है। आप ये भी पॉइंट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जब बिट्सन फिशर में आपने ये चीज़ याद करनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेकेंडरी सर्फेस केरीज, ठीक है। सेकेंडरी सर्फेस केरीज जो है लेस कॉमन होती हैं, इंटरप्रॉक्सिमल कॉन्टेक्ट एरिया में भी होती हैं। उसके बाद ये हमारे पास जो सर्वाइकल रीजन ऑफ द बक्कल साइड पे भी होती हैं और लिंगुअल सर्फेसिस पे भी होती हैं, ठीक है। इन 3 जगह पे होती हैं। लेकिन अगर ये लेबियल सर्फेस पे प्रेजेंट हो उनकी प्राइमरी इन्फेंट्स में इनके जो फीडिंग करते हैं, ठीक है, बॉटल्स में, ठीक है, तो उनको उनकी हैबिट होती है कि मुंह में रखी रखते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि हमारे पास उसको हम लोग केरीज उस वजह से भी केरीज लग सकती हैं लेबियल सर्फेसिस पे और उन्हें हम लोग नर्सिंग बॉटल केरीज भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं अडल्ट्स में, तो अडल्ट्स में जो है सर्वाइकल एरियाज पे मोस्टली होती हैं, ठीक है। यानी कि इस वजह से स्लाइवा की अल्ट्रेशन की वजह से यानी कि उसकी क्वान्टिटी ज़्यादा या कम होने की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो सकता है कि पेशेंट विद हेड एंड नेक मेलिग्नेंसीज हो सकती हैं, मेजर स्लाइवरी ग्लैंड्स डैमेज हो जाते हैं, ऑटोइम्यून डिजीजेज जिनमें होती हैं उनको भी इस तरह की केरीज स्मूथ सरफेस केरीज जो है वो हो सकती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आप इसके भी डायग्राम के नीचे जो पॉइंट्स लिखे हैं आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। एक वायरस की इंटरप्रॉक्सिमल सर्फेसिस पर मोस्टली ये होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ इसकी थ्योरीज भी हैं और एक स्टीफेंस कर्व भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टीफेंस कर्व और थ्योरीज बताऊंगी, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपने जरूर देखनी है, ठीक है। वो आपकी इस बुक पे नहीं है तो आप उनको ऐड कर लेना। वैसे साइन एंड सिम्टम्स जो हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। केरीज के पहली साइन क्या होता है कि चाकी वाइट स्पॉट हो जाते हैं, डीमिनरलाइजेशन होती है, एनिमल की कैविटी हमें नजर आती है, एनिमल और डेंटीन डिस्ट्रॉय हो जाता है, डेंटिनल ट्यूब्यूल्स एक्सपोर्ट हो जाती हैं, ब्रेथ ठीक है, मैलिक्यूलिया इन्फेक्शन का कॉम्प्लिकेशन रिट्रिक्स इन चाइना एंड हमारे पास क्वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है, ठीक है। ये पॉइंट्स जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं ये आप भी ऐड कर लें क्योंकि ये बुक पे नहीं लिखे हुए। उसके बाद हमारे पास मेंटल रूट केरीज आ जाती हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है सब्सटेंशियल, ये हमारे पास जब जिंजाइवल रिसेशन होगी तब हमारे पास मेंटल रूट केरीज आएंगी, ठीक है। जो हमारे पास स्मूथ थी उस पर हमारे पास जो है हमारे पास इंटरप्रॉक्सिमल सर्फेसिस पे हो रही थी मोस्टली, ठीक है। और ये हमारे पास जिंजाइवल रिसेशन की वजह से होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने बाकी जो है एक दफ़ा रीड कर लेना है और इस चीज़ को भी याद कर लेना कि हमारे पास जो केरीज होती हैं ये इनिशिएटेड एंड प्रोग्रेसिव मतलब डिफरेंट होती हैं नॉर्मल एंड टीन केरीज से, क्योंकि इसकी रूट सर्फेसेस सॉफ्ट थिन लाइबल होती हैं, ठीक है। केमिकल इरोजन वगैरह हो जाती है, टूथब्रशिंग के दौरान हो सकती है, ठीक है। इसमें जो है कम्बिनेशन होता है एसिड एंड एंजाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज का, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद करनी है, इसमें भी पल्प तक ये जो केरीज हैं वो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है और ये लोकेटेड होती है इन द सॉफ्ट सराउंडिंग सीमेंटम टिश्यूज़ पे, ठीक है, और ओवरलाइज द पल्प, ठीक है। यानी कि पेशेंट विद एक्सटेंसिव जिंजाइवल रिसेशन, ठीक है, और जो क्लोज टू द प्रॉक्सिमिटी टू द पल्पल कैनाल तक जाने के ये जा रही होती हैं, ठीक है, ये वाली केरीज। उसके बाद हमारे पास रिकरेंट केरीज आ जाता है। रिकरेंट केरीज जो हैं हमारे पास वो अराइज होती हैं अराउंड द एक्सिस्टिंग रेस्पिरेशन, यानी कि आपने पहले रेस्पिरेशन करवाई है, आपने कैविटी फिलिंग करवाई है, उसके बाद भी आगे केरीज, तो उसे हम लोग रिकरेंट केरीज कहते हैं। और ये किस वजह से मार्जिनल लिंकेज या फिर डिचिंग की वजह से आ जाती है रेस्पिरेशन की, और स्टिमुलेशन होती है बैक्टीरिया की, किसी फूड पार्टिकल्स की, ठीक है, और बैड ओरल हाइजीन वगैरह, ठीक है, उसकी वजह से आ जाती है। उसके बाद ये डिपेंड करती है एक्सटेंट ऑफ स्क्लेरोसिस, ठीक है, ऑफ द डिसेंट डेंटीन एंड पेशेंट्स डाइट ओरल हाइजीन हैबिट्स वगैरह पे ये डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद फर्दर जो है वो डिवीजन होती है इन केरीज की एक्यूट और क्रोनिक, ठीक है। रैम्पार्ट केरीज वो होती हैं जो कि अनकंट्रोल्ड होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों टर्म्स हैं एक्यूट और क्रोनिक की, ये डोनेट करती हैं रेट डेंटल केरीज प्रोग्रेस इन पेशेंट, ठीक है। रेट को यानी कि अगर हमारे पास यंग पेशेंट्स हैं और ओल्ड पेशेंट्स हैं तो उनमें किस तरह से होगी, जो एक्यूट है वो हमारे पास यंग पेशेंट्स में होगी और क्रोनिक जो है वो हमारे पास ओल्ड पेशेंट्स में होगी, ठीक है। जो हमारे पास यंग पेशेंट्स हैं उनमें क्या होगा कि हमारे पास लार्ज बल्ब टेम्पर्ड होगा,
हमारे पास क्रोनिक है, उसमें स्मॉल पल्प चैम्बर होगा, ठीक है। इसमें शॉर्ट डेंटिनल ट्यूब्यूल्स होंगी, ठीक है। उसमें हमारे पास डेंस और लेस डेंटिनल ट्यूब्यूल्स होंगी, ठीक है। इसमें स्क्लेरोसिस नहीं होगी या थोड़ी होगी, और उसमें हमारे पास ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डाइट जो है देखी जाए तो हाई रिफाइंड, इस पर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होंगे और ओरल हाइजीन जो है वो हमारी बेटर नहीं होगी, ठीक है। और पेनिट्रेशन हो जाएगी पल्प वगैरह की और स्वेयर पेन होगी, ठीक है। एक्यूट में और क्रोनिक जो है उसमें हमारे पास आ जाता है कि इसमें हमारे पास क्या होता है केरियस प्रोसेस, ठीक है। वही मैंने आपको जो बता दिया कि टर्शियस कैंडिडेंटीन होगी, लेस ट्यूब्यूलर डेंटिन होगी, ठीक है। और रेफर टू द टर्शियस सेकेंडरी डेंटिन और डेंटिनल ट्यूब्यूल्स हैव की इसमें स्क्लेरोसिस जो है वो कम होगी, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। द रेजिस्टेंस टू द प्रोग्रेशन ऑफ कोएगुलेशन, उसके बाद एक्सपीरियंस पेन भी होगी इसमें, लेकिन थोड़ी होगी, उसमें ज़्यादा होगी, ठीक है। बट इन जनरल डिग्री यंगर पेशेंट्स, ठीक है, विद एक्यूट ऑफ द केस, वही जो हमने एक्यूट में पढ़ा है उसको हम लोग क्रोनिक में उसका हम लोग डिफरेंस जो है वो उसका लिख देंगे, उल्टी लिख देंगे उसका, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाती हैं इसकी टाइप्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनामल केरियस और जोन्स, ठीक है, इसके डेंटल केरियस और जो थ्योरीज हैं वो मैं आपको बताऊँगी। जो चीज़ें नहीं ऐड वो मैं आपको ऐड करवाऊँगी, ठीक है। और वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है केरियस के टॉपिक की वो आपकी इस बुक में नहीं है, वो चीज़ें आपको ऐड करनी है। अगर आप पास पेपर्स देखेंगे तो उसमें वो चीज़ें आई हुई हैं, ठीक है, लेकिन इस बुक में नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो करवाऊँगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।